Good morning to all students. In the last video of class 12th accountancy, we discussed accounting treatment of goodwill on the retirement of a partner. We discussed under this topic, if any partner retired from the firm, in this situation, continuing partner provides a compensation to the retiring partner in their gaining ratio. In this situation, following entry will be passed: continuing partner's capital account debit to retiring partner's capital account in their gaining ratio. Today we will move to the next situation of this topic. Sometimes old partners or continuing partner also sacrificed. जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उस सिचुएशन में रिटायरिंग पार्टनर को continuing पार्टनर की तरफ से कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है एज इन द फॉर्म ऑफ गुडविल. जनरली जो continuing पार्टनर होते हैं वो गेन करते हैं. जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं और जेड रिटायर कर रहा है. सो इन दिस सिचुएशन में एक्स और वाई जो continuing पार्टनर हैं न्यू फॉर्म के, वो जेड को एज अ कंपनसेशन गुडविल प्रोवाइड करेंगे. लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जो एक्स वाई पार्टनर है उसमें से भी कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है ड्यू टू द चेंज इन PSR. सो इस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिकली वही रूल फॉलो करना है जो आप करते आए हैं. जो पार्टनर गेन करेगा उसे हम लोग डेबिट करेंगे और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे. यानी इस सिचुएशन में जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसे भी हम लोग गुडविल प्रोवाइड करेंगे. लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक. Sometimes continuing partner sacrifice. In this situation, gaining partner provides to the sacrifice partner as a compensation in the form of goodwill. What is the question? Ramesh, Naresh and Suresh were partner in a firm sharing profit in the ratio of 5:3:2. Naresh retires and a new profit sharing ratio between Ramesh and Suresh was 2:3. यानी 3 पार्टनर थे, रमेश, नरेश एंड सुरेश. उनका रेशियो था 5:3:2. लेकिन जब नरेश बिजनेस को छोड़ के चला गया तो बच्चे रमेश और सुरेश, उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 2:3. इस सिचुएशन में कह रहा है, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,20,000. सो नरेश जो रिटायर कर रहा है उसे continuing पार्टनर यानी रमेश और सुरेश एज अ कंपनसेशन गुडविल प्रोवाइड करेंगे, जितनी उसकी गुडविल बनती है. किस रेशियो में प्रोवाइड करेंगे? गेनिंग रेशियो में प्रोवाइड करेंगे. बट इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट नरेश शेयर ऑफ गुडविल. हाउ वी विल कैलकुलेट द नरेश शेयर ऑफ गुडविल? द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,20,000 and Naresh share of profit is 310 because the old ratio is 5:3:2. ओके, सो नरेश का रेशियो क्या है? 310. सो उसकी गुडविल बनती है 36,000, यानी उसे 36,000 गुडविल मिलनी चाहिए. देगा कौन? रमेश देंगे और सुरेश देंगे. किस रेशियो में देंगे? अपने गेनिंग रेशियो. बट हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो? ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. हाउ वी विल कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. तो रमेश का ओल्ड था 2/5 और न्यू था 2/5 और ओल्ड था 5/10. तो हमने ये देखा रमेश भी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10. नरेश का न्यू कुछ भी नहीं क्योंकि वो तो रिटायर ले रहा है, और ओल्ड क्या है 310, तो उसका भी सेक्रीफाइस आ रहा है 310. सुरेश का न्यू क्या है 3/5 और ओल्ड है 210, और सिर्फ सुरेश गेन कर रहा है 410. यानी इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं
रमेश एंड सुरेश दोनों कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर हैं, लेकिन सिर्फ सुरेश ही गेन कर रहा है, नरेश सेक्रीफाइस कर रहा है और रमेश भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सुरेश नरेश को तो गुडविल प्रोवाइड करेगा ही करेगा, एज वेल एज वो रमेश को भी गुडविल प्रोवाइड करेगा। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? ओनली सुरेश हैज़ गेन 4 10s, hence सुरेश विल बी डेबिटेड एंड रमेश एंड नरेश विल बी क्रेडिटेड। ओके, तो व्हाट एंट्री पास्ड? इस क्वेश्चन में हमें पता है कि हमें रमेश जो जा रहा है, नरेश जो जा रहा है उसे गुडविल देनी, एज वेल एज रमेश जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे भी हम क्रिएट करेंगे, और सिर्फ गुडविल कौन देगा? सुरेश। सो इन दिस सिचुएशन गेन जो कर रहा है वो सिर्फ सुरेश कर रहा है, सो सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल बिकॉज वो रिटायर कर रहा है, और रमेश को इसलिए क्रिएट किया गया कि रमेश भी सेक्रीफाइस कर रहा है। यू नो व्हाट इज़ द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म? 1,20,000। नरेश कितना रेशियो था उसका? 310। रमेश का 1,20,000, 110 वो सेक्रीफाइस कर रहा था, इसलिए उसको 12,000 मिलना चाहिए था। टोटल अब सुरेश को कितना गुडविल देना पड़ेगा? सर सुरेश को टोटल गुडविल प्रोवाइड करना पड़ेगा 48,000, जिसमें 36,000 वो नरेश को देगा और 12,000 वो रमेश को देगा। सो ये सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट थी। इस सिचुएशन में आपने देखा कि जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर थे, जो बिजनेस में बने रहेंगे आफ्टर रिटायरिंग ऑफ नरेश, उसमें से रमेश और सुरेश बचे हैं, तो रमेश भी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। सो सुरेश नरेश को तो गुडविल देगा ही देगा, एज वेल एज वो रमेश को भी गुडविल देगा, क्योंकि रमेश सेक्रीफाइस कर रहा है, वो गेन नहीं कर रहा। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो in this chapter we already discussed how we will calculate the new profit sharing ratio, how we will calculate the gaining ratio and accounting treatment of goodwill। accounting treatment of goodwill हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर होते हैं वो रिटायरिंग पार्टनर को एज अ कंपनसेशन गुडविल प्रोवाइड करते हैं अपने गेनिंग रेशियो में। गुडविल से रिलेटेड एक और टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। सो यू नो वेरी वेल ऑन द रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर फ्रॉम द फर्म, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो, यानी उसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उसकी गारंटी आपको याद होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और हम लोगों ने आज इस वीडियो में गुडविल का एक छोटा सा टॉपिक भी डिस्कस किया कि समटाइम्स व्हेन एनी पार्टनर रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर also sacrifice, so in this situation he is also getting a goodwill in his share of sacrifice। जितना वो sacrifice करेगा उसको उतना goodwill मिलेगा। So now we will move to the third topic of this chapter, that is revaluation of assets and liability। जैसा हम लोग एडमिशन के टाइम में रिवैल्यूएशन करते थे वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, बट वहाँ क्या होता था कि ए बी दो पार्टनर होते थे, सी आता था तो सी को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस में से कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन जब रिटायरमेंट होगा तो वहाँ पे तो सिचुएशन अलग होगी, वहाँ ए बी सी तीन पार्टनर होंगे और सी रिटायर करेगा। तो इस सिचुएशन में ओल्ड पार्टनर कितने होंगे? ज़्यादा होंगे, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर भी होगा। सो रिटायरिंग पार्टनर को भी हम रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एज इट इज़, जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किए थे वैसे ही होगा और उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द एसेट्स एंड लायबिलिटी आर रिवैल्यूड एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम वे एज इट इज डन इन द case of admission of a new partner. The only difference is that in case of retirement, any profit or loss due to revaluation is divided among all the partner, including retiring partner। यही बात मैं बता रहा था कि जब भी रिवैल्यूएशन पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस होगी तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट सबको मिलेगा, ऑल पार्टनर को, उसमें रिटायरिंग पार्टनर भी इंक्लूड होगा। वेयर एज इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, द न्यू पार्टनर डज नॉट शेयर द सच प्रॉफिट और लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन। लेकिन एडमिशन के केस में क्या होता था, जब कोई नया पार्टनर आता था तो उसे रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट एंड लॉस प्रोवाइड नहीं करते थे। एक और टॉपिक है इसमें रिलेटेड, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। इफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट देयर इज एनी बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व
reserve fund or any undistributed amount of profit and loss account appearing in the balance sheet, it belongs to all the partner and should be transferred to the capital accounts of all partner in their old profit sharing ratio. इट इज़ वेरी सिंपल. जैसा हम लोग एडमिशन के केस में करते थे वैसे यहाँ पे भी हमें करना है कि अगर किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के केसेस में अगर जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है बैलेंस शीट में, तो उसे हम सारे पार्टनर्स को प्रोवाइड करेंगे उनके ओल्ड रेशो में. ओके, सो बेसिकली वी कैन से द same rule is applicable in this situation of retiring of a partner. At the time of retirement of any partner, if there are any balance in general reserve, reserve fund, any undistributed profit or loss appearing in the balance sheet, so it should be distributed among all partner in their old ratio. And what is the general entry regarding reserve and accumulated profit? The entry will be same. The entry will be general reserve account debit, reserve fund account debit, profit and loss account debit, credit balance to old partners capital account और current account in their old ratio. बट अगर कोई लॉस होगा तो हम लोग क्या करेंगे? इफ़ देयर इज एनी लॉस, सो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस इन देयर ओल्ड रेशियो. द थर्ड पॉइंट, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक फंड, यू नो वेरी वेल देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सरप्लस फंड लाइक वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. तो जैसे आपने देखा था वर्कमैन कंपनसेशन फंड में क्लेम आता था और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हम एडजस्ट करते थे. जैसे एज इट इज़ हम लोग चेंज इन PSR में पढ़े हैं, एज इट इज़ वैसे ही करना है हमको. अगर लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती है, इन्वेस्टमेंट की जो डिक्रीजमेंट वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है, तो हम उस केसेस में लॉस बियर करते हैं, तो उसको भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं. और अगर कोई सरप्लस फंड हमारे पास बच जाता है, जैसे WCR में 1 लाख रुपए का है WCR, बट हमारे पास क्लेम आ रहा है 50,000 रुपये का, तो 50,000 रुपये पार्टनर्स के लिए बच रहा है, उसे हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे. यहाँ पे वही रूल एप्लीकेबल होगा जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करते थे चेंज इन PSR वाले में. जैसे मैंने आपको एक वीडियो बना के एकदम क्लियरली बताया था कि हाउ वी विल सॉल्व द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रिलेटेड टू द डिफरेंट situation and how we will treat the investment fluctuation reserve in the different situation based on the market value of the investment and the book value of the investment. So as it is वैसे ही करना है. और जो भी इस स्पेसिफिक फंड से जो भी फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, यानी अगर लाइबिलिटीज़ कम हुई तो फ़ायदा हो गया, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो गया तो नुकसान हो गया, तो उसे ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में बियर करेंगे. एंड द रेशियो इज़ द एंट्री इज़ वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू आवर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो. फैक्ट यहाँ पे कि कैपिटल अकाउंट तब यूज़ करेंगे जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, और करंट अकाउंट तब यूज़ करते हैं जब कैपिटल फिक्स्ड होती है. सो इससे रिलेटेड भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ईजी होगा इस टॉपिक को समझना. द क्वेश्चन इज़ P, Q and R are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:2:1. Are retired and the balance sheet of the firm on that date was as under. The information is creditor 30,000, general reserve 60,000, profit and loss account 15,000, workman compensation fund 10,000, capital P 1 lakh, Q 80,000, R 40,000, total 2 lakh 20,000, and the liability side total is 3 lakh 35,000. In the asset side, cash 8,000, data 75,000, stock 90,000, patents 1 lakh 40,000 and plants 1 lakh 40,000 and patents 22,000. It was agreed that stock to be brought down to 82,000 and plant is reduced by 20,000 and patents were found valueless. There was no liability on account of workman compensation fund. तो you know very well कि पहले हम लाइन वाइज इस क्वेश्चन को समझते हैं. और पूछा गया है रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. और इसमें ये नहीं बता रहा है कौन रिटायर कर रहा है, हाँ बताया गया आर रिटायर कर रहा है. तो इसमें आपको गुडविल का एडजस्टमेंट नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला है कि उसकी गुडविल क्या होगी. हम लोग जो बेसिक एंट्रीज हैं उसको पहले देख लेते हैं. मैंने आपको बताया था एडमिशन के टाइम भी. तो सबसे पहले एंट्रीज होती हैं एंट्रीज रिलेटेड टू द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ कंपोनेंट्स. अगर बैलेंस शीट में कोई कंपोनेंट्स है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उससे रिलेटेड एंट्री पास करते हैं. दूसरा हम लोग पास करते हैं रिलेटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट. अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है उससे प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं.
देयर आफ्टर थर्ड टाइप की एंट्री होती है, जैसे हमने बताया था एडमिशन केस में कि अगर पार्टनर आता है तो कैपिटल और गुडविल लेकर आता है, उससे रिलेटेड एंट्री पास करना। वैसे रिटायरमेंट केस में जब कोई बंदा जाएगा तो पहले उसको गुडविल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो भी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर की तरफ से, और फिर उसका फाइनल पेमेंट करेंगे। फाइनल पेमेंट दो तरीके से होता है, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, थोड़ा हिंट दिया था आपको कि व्हेन एनी पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म, सो द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर प्रोवाइड द his share of amount from the firm either in cash or in loan। तो दो तरह से हम उसको पेमेंट करते हैं, या तो उसको कैश में दे देते हैं या तो उसके उसमें देते हैं। तो इस सिचुएशन में आर जो है वो फर्म से रिटायर हो रहा है और आर की कैपिटल है 40,000। और चलिए हम लोग पहले जनरल एंट्री पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल कि बैलेंस शीट में कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो है इतने आइटम्स: जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड। यू नो जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। एंड कितने पार्टनर पहले के हैं सर? PQR है, और उनका रेशियो क्या है? 2:1 है। तो हम जनरल रिजर्व PL अकाउंट और जब WCR को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइड कर देंगे PQR में, किस रेशियो में? 2:1 में। रही बात वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी की, तो क्वेश्चन में एकदम क्लियरली बोला है कि देयर वॉज नो लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। सो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पहली एंट्री हमारी यही होगी, द फर्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 15,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000, एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन द रोल रेशियो। कितने पार्टनर है? PQR। टोटल अमाउंट कितनी हुई? 85,000। उस 85,000 को हम लोगों ने PQR में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है सर? 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो 85,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में, तो उसको आएगा 34,000, 70,000। नाउ दूसरे टाइप की एंट्री क्या होती है जो मैंने बताया था सर? रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। तो रिवैल्यूएशन में आप खुद देखिए, स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई? 82,000, और पहले कितनी थी? 90,000। सो यहाँ पे स्टॉक से कितना लॉस हो गया? 8,000 रुपीज़ का लॉस हो गया सर। प्लांट की वैल्यू रिड्यूस हो गई 20,000, सो 20,000 आपके लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। प्लांट एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो क्या होगा? लॉस होगा। और पेटेंट्स वेयर फाउंड वैल्यूलेस, और पेटेंट्स की वैल्यू कितनी थी? 22,000, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। तो ये भी पूरा का पूरा 20,000 आपके लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। सो आपको रिवैल्यूएशन पे लॉस ही हुआ है। स्टॉक पे 8,000 रुपीज़ का, प्लांट पे 20,000 रुपीज़ का, और पेटेंट पे 22,000 रुपीज़ का। तो यू नो वेरी वेल इफ देयर एनी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड एंड रिस्पेक्टिव अमाउंट इज क्रेडिटेड। सो सेकेंड एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू पेटेंट, टू प्लांट्स, that is 8,000 for the stock, 20,000 for the plants, and 22,000 for the patents. So now loss on the revaluation is 50,000. there is a no profit on revaluation. So in such case you know कि revaluation पे profit हो चाहे loss हो, उसको हम old partner में old issue में divide कर देते हैं। तो एक entry और पास होगी, इस 50,000 रुपीज़ को हम PQR में divide कर देंगे। So this entry is related to the loss on revaluation. So in this situation, P's capital account debit, Q's capital account debit, R's capital account debit to revaluation, that is 50,000, and for P 20,000, Q 20,000, and R 10,000. And the old ratio you know very well, 2:1. I hope कि कोई डाउट नहीं होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, सो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में 3 एंट्री पास की। फर्स्ट एंट्री रिलेटेड टू द बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व PL अकाउंट एंड WCR को डिस्ट्रीब्यूट किया एमंग ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। देयर आफ्टर रिवैल्यूएशन पे जो भी लॉस हुआ है उसको रिकॉर्ड किया, और जो भी लॉस हुआ उसको हम लोगों ने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया। ओके, now we will move to the one more question. A, B, C are partner in a firm sharing profit in the ratio of 2:3:4. On April 1, 2011, A retired, and on that date there was a debit balance of 72,000 in the profit and loss account.
यानी इन दिस सिचुएशन यू कैन सी कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनका ओल्ड रेशियो है 2:3:4 और ए रिटायर कर रहा है। ए के रिटायरमेंट के समय हमारे पास लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस बैलेंस है, और बी और सी ने फ्यूचर में डिसाइड किया कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा 2:1। सो नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑन एज रिटायरमेंट। सिर्फ कह रहा है आपको जनरल एंट्री पास करनी है प्रॉफिट के ट्रीटमेंट की। सो यू नो वेरी वेल कि इफ़ एनी पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म, इफ़ एनी रिजर्व accumulated profit or loss appeared in the balance sheet, so it will be distributed among all partner in their old ratio। तो in this situation you know very well कि ये प्रॉफिट नहीं है, ये तो लॉस है। पहली बात तो ये है लॉस है, तो लॉस किसको मिलेगा सर? पूरे पार्टनर को मिलेगा। किस रेशो मिलेगा? 2:3:4। तो यही एंट्री पास होगी। लॉस है तो लॉस के केस में हम लोग कैपिटल को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। सो द एंट्री विल बी एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। The profit will be 72,000 and it will be distributed among A, B and C in their old ratio। old ratio क्या था? old ratio था सर 2:3:4, 2:3:4 में डिवाइड करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि प्रॉफिट के केस में कैपिटल डेबिट क्रेडिट होता है, एंड इन केस ऑफ लॉस कैपिटल को हम लोग डेबिट करते हैं। चाहे एडमिशन का केस हो, चाहे रिटायरमेंट का केस हो, सब में हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने उसको लास्ट में डिस्कस किया, और थोड़ा सा बेसिक से रिलेटेड है। सो द क्वेश्चन इज yes, this is the question। okay, Kanu, Manu and Akanksha are partner sharing profit and loss as 20%, 30%, 50%। सो पहले तो कंफ्यूज हो गया सर ये परसेंटेज में कहाँ गया, तो कोई बात नहीं, आप इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर लो। रेशियो आएगा 2:3:5, ये नया इनका रेशियो आ गया। फॉर कानू 2, मनु 3 एंड आकांक्षा 5। कानू डिसाइड टू रिटायर विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर एंड सोल्ड हर शेयर टू मनु। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कानू ने डिसाइड किया कि वो फर्म को रिटायर करेंगे और अपना शेयर पूरा का पूरा किसको प्रोवाइड करेंगे? मनु को। लिखा है ना, सोल्ड हर शेयर टू मनु, यानी कि कानू के जाने से आकांक्षा को कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा सिर्फ किसको होगा? मनु को। शुरू में हिंट मिल गया। Goodwill was valued at 2.5 years purchase at average profit of 3 years। और गुडविल कैसे कैलकुलेट की गई? एवरेज प्रॉफिट जो लास्ट 3 साल का एवरेज है, दैट इज़ 50,000, 70,000, 60,000, इसका हम एवरेज निकालेंगे, और जो भी एवरेज आएगा उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा गुडविल ऑफ द फर्म। और यही गुडविल मनु जो है कानू को प्रोवाइड करेगी, बिकॉज यू नो वेरी वेल अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है तो जो पार्टनर बचे होते हैं वो अपने गेनिंग रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं गुडविल के फॉर्म में। सो इस सिचुएशन में एकदम क्लियर है कि वो अपना सारा शेयर मनु को सोल्ड कर रही है। सो मनु ही कानू को गुडविल प्रोवाइड करेगी, आकांक्षा को नहीं देना। दूसरी बात, रिजर्व फंड स्टूड इन द बैलेंस शीट एट 30,000 एट द टाइम ऑफ हर रिटायरमेंट। और जब वो रिटायरमेंट कर रही है तो उस समय 30,000 रुपीज़ का रिजर्व है। तो उसके लिए मैंने आपको रूल बताया कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर, एनी रिजर्व accumulated profit or loss appear in the balance sheet, so it will be distributed among all partner in their old ratio। तो ये रिजर्व पे सिर्फ एक का हक नहीं रहेगा, इस पे इसको तीनों को मिलेगा। किस रेशो में? जो मैंने बताया 2:3:5। कितने का रिजर्व है? 30,000। You are required to record the necessary general entry to record the above adjustment on Kanu's retirement। Okay। Also prepare her capital account to find out the amount due to her when her capital balance sheet in the balance sheet is 1 lakh before any above adjustment। आपको 2 काम करना है, पहले तो जनरल एंट्री पास करनी है, ओके सर। दूसरा आपको कानू की बैलेंस शीट, आपकी कानू का अकाउंट भी बनाना है कि उसको कितना रुपए मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल एंट्री पे ध्यान दे देते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री यू नो वेरी वेल, मनु कानू को क्या देगी? गुडविल प्रोवाइड करेगी। ओके, सो पहले हम लोग गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल
इस क्वेश्चन में कैलकुलेट नहीं किया गया, आप खुद, हम लोग खुद निकालते हैं। ओके, जब नहीं दिया है तो हम लोग खुद निकालेंगे, खुद समझदार हैं हम लोग। सो हाउ वी विल कैलकुलेट गुडविल? सबसे पहले एवरेज निकालो 50, 70 एंड 60 का। 50,000, 70,000 एंड 60,000 डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 60,000। एवरेज प्रॉफिट आ गई 60,000 एंड यू नो वेरी वेल गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 2.5 ईयर है, 1,50,000 रुपये। गुडविल आई टोटल 1,50,000। ओके, फिर थर्ड स्टेप, कानू की गुडविल क्या होगी? 1,50,000 इंटू 2/10 दैट इज़ 30,000। सो कानू की गुडविल कितनी आई? 30,000। तो यू नो वेरी वेल कानू रिटायर हो रही हैं तो क्रेडिट, और मनु गेन कर रही हैं तो मनु को डेबिट। सो एंट्री विल बी मनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कानूज, दैट इज़ 30,000। ओके, सो आप वर्किंग नोट शो करेंगे हाउ वी विल कैलकुलेट द गुडविल। सो इन दिस सिचुएशन यू नो मनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कानूज कैपिटल 30,000, 30,000। ओके, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज related to the goodwill, related to the reserve. You know reserve is 30,000 and it will be distributed among old partner in their old ratio. So reserve account debit to Kanus, to Manus, to Akanksha in the ratio of 2:3:5. So the second entry will be reserve fund account debit 30,000 to Kanus, to Manus, to Akanksha, that is 6,000, 9,000, 15,000. ओके, अब हम आपको बताते हैं कि ये दोनों एंट्री तो आपको क्लियर होगी कैसे हमें पास करनी। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट कि इस क्वेश्चन में कानूस की कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। ऑल्सो प्रिपेयर हर कैपिटल अकाउंट। हर का मतलब यहाँ पे जो पार्टनर रिटायर करिए, कानूस। ओके, तो कानू की कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ओनली कानू की कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कानू का सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? उसका ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया 1 लाख, और जब वो रिटायर हो रही है तो उसे दो चीज़ मिल रहा है। एक, मनु की तरफ से उसे गुडविल मिल रहा है, मनु की तरफ से उसे गुडविल मिल रहा है, और एट द टाइम ऑफ रिजर्व में से उसको शेयर मिल रहा है। ओके सर, अब तो पूरा बता ही दिया आपने, तो देख लो आप लोग खुद ही कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज़ 1 लाख। यू नो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं ओपनिंग बैलेंस, और उसको रिजर्व में शेयर कितना मिला है? 6,000, और मनु ने उसे गुडविल कितना दिया है? 30,000। सो टोटल अमाउंट उसको कितना मिला है? 1,36,000। यानी हमें कानू को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना वैल्यू प्रोवाइड करना है? 1,36,000। सो यू नो वेरी वेल कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर करता है एंड व्हेन वी प्रिपेयर्ड हर और हिज कैपिटल अकाउंट, इन दिस सिचुएशन जितना पैसा उसको मिलता है, हिज शेयर ऑफ कैपिटल, हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ रिजर्व, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, सो उसको हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। और इफ़ देयर इज एनी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड लॉसेज, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सो उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और फिर जो बैलेंस आता है उतना ही बंदे को कैपिटल अकाउंट में प्रोवाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। दो तरह से पे करते हैं, कैश में और या फिर लोन। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कम टू यू विद द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम कैसे, कोई पार्टनर रिटायर होता है तो कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, कौन सा आइटम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, कौन सा आइटम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग और भी डीपली स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोगों ने गुडविल के एडिशनल टॉपिक को स्टडी किया, एज वेल एज वी डिस्कस्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड स्पेसिफिक रिजर्व, और उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो प्लीज़ आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज इन द ऑनलाइन क्लासेस। बट द फैक्ट इज़ दिस कि प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम गिवन योर बुक, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो तब तक आपको उस टॉपिक की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं पता चलेगा और आपके डाउट्स नहीं आएंगे। तो पहली बात तो ये है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो भी गिवन है बुक्स में, एडिशनल क्वेश्चंस में गिवन है या इलस्ट्रेशन में गिवन है, तो उसको आप लोग सॉल्व करिए। और अगर कोई डाउट होता है तो यू आर फ्री टू आस्क मी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।